अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन अ न्यू फ्रेश व्लॉग। आज है मेरा दूसरा दिन और मैं हूँ इस समय समरकंद में। फ़िलहाल मैं अपने हॉस्टल में ब्रेकफास्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट करते ही तुरंत हम निकलेंगे। आज पूरा दिन हमें घूमना है समरकंद में, जितना हो सकता है, जितनी हिस्टोरिकल साइट लैंडमार्क हम कवर कर सकते हैं कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल हमें सिर्फ आधा दिन ही मिल पाएगा, तकरीबन 10 बजे तक, क्योंकि उसके बाद हमें तुरंत ट्रेन के लिए जाना होगा और उसके बाद फिर बुखारा। चलिए कराता हूँ हॉस्टल के दीदार। सामने की तरफ ये मेन एंट्रेंस है, उसके बाद बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट साइड में ये डर्मेटोरी है। इसमें 10 बेड हैं, जिसमें से आप आसानी से सस्ते दामों पर एक बेड ले सकते हैं। ये रिसेप्शन डेक है और एक डेक इसके अंदर भी बना हुआ है। यहाँ से इस तरफ बाहर की तरफ निकलते हैं तो आपको ये लॉन मिल जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत सा बना हुआ है। सामने आप बैठ के ब्रेकफास्ट लंच कर सकते हैं। ये है किचन और इस तरफ बना हुआ है एक बाथरूम। यहाँ पर आप बैठ के अंदर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह ब्रेकफास्ट पाकिस्तान में ग्रीन टी तो कंपलसरी है, तो गर्मा गर्म ग्रीन टी हो जाए। चीयर्स। हॉस्टल से मैं बाहर आ चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ पहले मैं शाही ज़िंदा की तरफ। वैसे मेरे लेफ़्ट साइड में आपको खिज़र मॉस्क दिख रही होगी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। पहले मैं जाऊँगा शाही ज़िंदा, वहाँ पर पहले इसाले सवाब पेश करूँगा। उसके बाद आगे पूरा का पूरा ये जो यूनेस्को साइट है इसमें घूमेंगे। बहुत कुछ है, पूरे दिन के लिए है। हो सकता है कि शायद घूम भी ना सके एक बंदा एक दिन में। यहाँ पर आपको ये इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मिल जाते हैं, जिनको आप हायर कर सकते हैं शहर में घूमने के लिए। सारी साइट्स वैसे बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को चलने की आदत नहीं होती तो उनको लाजिम चाहिए कुछ ना कुछ इधर उधर जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ेगा हर जगह। शाही ज़िंदा सामने की तरफ है और पीछे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में ये बीबी खानम से रिलेटेड उसका जो मकबरा है और मस्जिद है, वो आपको इस साइड में मिलेंगे। वो हम बाद में आएंगे, पहले हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। चलिए, अभी हम जब शाही ज़िंदा की तरफ जा रहे हैं तो समरकंद के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। समरकंद का अपना नाम जो है वो इसकी उज़्बेकिस्तान की कैपिटल के मीनिंग से बिल्कुल मैच करता है। किसी एक वर्ड के दो सिनोनिम होते हैं, तो वही यहाँ पर समर और ताश दोनों का मतलब होता है स्टोन, और कंद का मतलब होता है प्लेस या लैंड, टाउन, सिटी, ऐसा कुछ। तो दोनों से मिला के आए। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं आपको बता रहा था कि समरकंद का मीनिंग क्या है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो मैं आपको समरकंद का मीनिंग बता रहा था कि क्या होता है। तो समरकंद का मीनिंग भी वही है कि टाउन ऑफ स्टोन्स, जैसा कि ताशकंद का है। अगर हम सिल्क रूट की बात करें तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट सिटी है सिल्क रूट का। इसी वजह से इसको पॉपुलैरिटी भी बहुत मिली और डेवलप भी बहुत हुआ। लेकिन जैसे हर एक शहर की अपनी खट्टी मीठी स्टोरी होती है, वैसी समरकंद की भी है। अब वो क्या है स्टोरी, वो मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन इस्लाम आने के बाद, उसके शुरुआती दौर में हुजूर के इस दुनिया से जाने के बाद यहाँ पर इस्लाम आ गया। इस्लाम जो लेके आए थे वो थे हुजूर के कज़न और उनके साथ में कुछ और सहाबा। इसके अलावा अगर हम मिडिल एज में बात करें तो तकरीबन 14th सेंचुरी के आसपास में उज़्बेक्स जो थे उन्होंने कॉन्कर किया समरकंद को, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर राज किया तकरीबन 16th सेंचुरी के आसपास तक, तो 200 साल के आसपास। उसके बाद यहाँ पर इन्वेड हुआ दूसरे और मंगोल्स का। उन्होंने क्या किया, इस शहर को तहस नहस कर दिया। और उसके बाद 17th सेंचुरी के आसपास से लेके 17th सेंचुरी के मिड तक तकरीबन ये शहर एक वीरान जैसा हो गया था। लेकिन एक बार फिर से शहर को बसावट मिली, और वो बसावट मिली रशियंस के आने के बाद। ख़ास तौर पर जब रशियन आए तो उन्होंने इसको एक मेजर सिटी के तौर पर देखा। और ख़ास तौर पर अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो मिड 18th सेंचुरी के आसपास में जब यहाँ पर रेलवे वगैरह रशियंस की तरफ से बिछाई गई तो एक बूस्ट मिला इकोनॉमिकली इसे। और अभी आप सब जानते हैं कि इस समय अगर उज़्बेकिस्तान में बात करें तो वन ऑफ द मेजर सिटी है और टूरिस्ट
की निगाह से देखें तो शायद ताशकंद से ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आपको आते हुए मिलेंगे। ज़िंदा कॉम्प्लेक्स और ये है इसका मेन एंट्रेंस। तो अभी हम मेन एंट्रेंस में एंटर हो गए और सामने की तरफ ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं। नीचे से आपको ये रास्ता कुछ इस तरह का लगेगा, काफ़ी नीचे से ऊपर आना पड़ता है, हाइट काफ़ी ज़्यादा है। मेंशन है कि यहाँ पर किस किस के मकबरे बने हुए हैं, तकरीबन 44 के आसपास मेंशन है यहाँ पर, और यहाँ पर मार्किंग भी की गई है ताकि आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकें और आपको पता चल सके कि कहाँ पर किसका मकबरा है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। ये है मेन एंट्रेंस, खूबसूरती आप यहाँ से देख सकते हैं। ये अमीर हुसैन का मकबरा है। ये अमीर दोजा जो है उनका मकबरा है, और तकरीबन सारे एक जैसे बने हुए हैं। और इस तरफ सीढ़ियाँ हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं क्योंकि लौट के यहाँ आना शायद मुमकिन नहीं होगा। तो यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह का है शहर का। तो किसी एक के अंदर मैं जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अंदर का नज़ारा कैसा है। उस जगह की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और सहाबा कुछ मेंशन है कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन हर जगह आपको बहुत सारे शोधा जो। अभी मैं जा रहा हूँ एक मकबरे के अंदर, और ये मकबरा है नोमा लूम मकबरा नंबर 2। ये भी 11th सेंचुरी में बनाया गया है, इसकी फाउंडेशन रखी गई है। तो चलिए मैं भी अंदर दाखिल होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम या कबूर। और यहाँ पर तकरीबन 5 कब्र बनी हुई हैं। अब इनमें से सबके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना पता है कि नोमा लूम करके कुछ मकबरा नंबर 2 है। अब किस किस के यहाँ पे मकबरे हैं नहीं पता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मकबरे के नंबर दिए गए हैं, उनको नाम दिए गए हैं, लेकिन कौन शख्सियत हैं, कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं, वो नहीं पता यहाँ पे। ये साथ में सवीनर शॉप है, यहाँ पर आप कुछ गिफ्ट वगैरह लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से ले सकते हैं। सवीनर शॉप है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर एक एंटर होते ही मकबरा है, और अभी ये छोटा सा डोर है, यहाँ से अंदर जाना है, इसके अंदर जाना है, पता नहीं, देखते हैं अंदर जाना है। लोकल उज़्बेकी हैं और फ़ोटो के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, तो इन्होंने अपने फ़ोटो लिए, तो मैंने भी उन लोगों को बोल दिया रहमत। ओके, तो अभी मैं लास्ट डोम के नीचे हूँ। यहाँ पर 3 डोम है, एक यहाँ, एक फ्रंट और एक राइट साइड में। ये 13th सेंचुरी के आसपास बनाए गए हैं और इनको रीबिल्ड किया गया है 1404 से लेकर 1405 तक। बाकी ये जो है, ये वाला मकबरा ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। और ये जो 2 हैं सामने, इनमें कब्र बनी हुई है। तो ये मैंने आपको बता दी कि ये वाली जो है ये अमीर तैमूर की वाइफ जो थी उनमें से किसी एक बीवी का है। दूसरी बीवी जो है सामने, वो तो बीबी खाना में, उनका मकबरा अलग है, उनके द्वारा बनाई हुई मस्जिद भी अलग है। ये ख्वाजा अहमद करके एक सूफ़ी हैं, इस्लाम के बताया जाता है 12th सेंचुरी के आसपास रहे हैं, क्योंकि 9th सेंचुरी में इस्लाम की आगाज़ हुआ, उसके 300 साल के आसपास बाद के ये एक सूफ़ी हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, और जो शाही ज़िंदा कॉम्प्लेक्स है वो मैंने पूरा विज़िट कर लिया है। खैर आपको ये एक मैं बताना भूल गया, ये डबल डोम वाला जो मकबरा है, जो आपने अभी देखा होगा वीडियो में शुरुआत में, तो ये किसका है,
तो इसके बारे में बताया जाता है कि अमीर तैमूर की जो नर्स थी उसको डेडिकेटेड किया गया है ये, और इसमें फ़िलहाल अभी मस्जिद भी बना दी गई है। तो ख़वातीन के लिए मस्जिद है, लेडीज़ इसमें नमाज़ पढ़ती हैं अंदर। ये तमाम कब्रें हैं इस कब्रिस्तान में। इस कब्रिस्तान को भी शाही ज़िंदा कब्रिस्तान ही कहा जाता है। अब कब्रें किस तरह की है ये आप देखिए। हर कब्र के ऊपर तस्वीर लिखी है, कौन यहाँ तदफीन किया गया है, उसकी तस्वीर कैसी थी, चेहरा कैसा था, पत्थर पे उकेरा गया है, डेट कब पैदा हुआ, कब गया, सारी चीज़ें। ये जूइश सिमेट्री है, ये भी बिल्कुल शाही ज़िंदा जो कॉम्प्लेक्स है उसके जस्ट एडजेसेंट है। तो अभी मैं आ गया हूँ दानियाल स्क्वायर के पास में। ये दानियाल स्क्वायर है और ये दानियाल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बीच में एक आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है और मेरे राइट साइड में ये है टूरिज़्म सेंटर। तो यहाँ से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो रास्ता कुछ इस तरह का है, होली प्लेस है और हज़रत दानियाल के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा साथ में। कुरान में तो मेंशन नहीं है हज़रत दानियाल के बारे में कोई भी ज़िक्र, लेकिन बाइबल में और जो हिब्रू है, हिब्रू तौरा है, उसमें मिलता है, क्योंकि अलग से उसमें एक चैप्टर दिया गया है। तो सामने बिल्कुल जब आप एंटर होंगे तो बिल्कुल राइट साइड में ये है होली स्प्रिंग ऑफ डैनियल, जहाँ से पानी निकलता है। और जो मेन स्प्रिंग है ना वो ये है, मेन स्प्रिंग ये है। इसको डोम से ढक दिया गया है और इसके अंदर से यहाँ से पाइपलाइन लगाई गई हैं, और जो 3 अंदर आपने टैप देखी हैं तो उसमें से वो पानी नीचे गिरता रहता है। दानियल अलैहिस्सलाम के मकबरे पे जाने के लिए आपको यहाँ से टिकट परचेज करना पड़ेगा। और प्राइस की बात करूँ तो तकरीबन 25,000 सोम के आसपास आपको पे करने होंगे। तो ये सामने है हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, और इसकी लंबाई जो इस पूरे मकबरे की लंबाई है उतनी ही लंबाई है तकरीबन। चलिए बढ़ते हैं आगे, और मैं चल रहा हूँ अभी सामने की तरफ। ये रास्ता है अफरोशियोब म्यूज़ियम की तरफ जाता है। अब इस म्यूज़ियम के बारे में बता दूँ तो वही जो डायनेस्टी थी पुरानी अफरोशियोब नाम से, उसके तकरीबन 22,000 से ज़्यादा आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी, जिनके बारे में यहाँ पर या तो उनको रखा गया है या उनके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। तो अभी मैं पीछे पहाड़ी के कच्चे रास्तों से होते हुए आ गया हूँ अफरोशियाब म्यूज़ियम की तरफ। ये मेरे पीछे आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये म्यूज़ियम है, और यहाँ से ये पार्किंग का रास्ता है। तो मैं पहुँच चुका हूँ अभी अफरोशियाब म्यूज़ियम पे, और सामने की तरफ मेन एंट्रेंस पे ये कुछ कलाकृति दी गई है और इनको अलग से नाम भी दिए गए हैं। एंटर होते हैं, देखते हैं टिकट वगैरह क्या है। टिकट तो यहाँ से टिकट लेना है, तो यहाँ पर हमें सेपरेट टिकट लेना पड़ेगा। जो आपने टिकट पहले लिया है हज़रत दानियाल पे वो यहाँ काम नहीं करेगा। तो मैं आ चुका हूँ अंदर साइड के, और साइड के अंदर आपको चारों तरफ दीवार पर ये आर्ट्स चिपकी हुई मिल जाएंगी। ये उसी रियासत के कुछ बचे हुए अवशेष हैं आर्ट्स के, जो कि शायद लेदर पे बनाए गए थे उस समय, और जो बचे हुए हिस्से हैं उसको संभाल कर अभी रखा गया है। मैं आपको बताता हूँ कि सामने वाली जो दीवार है उस पर जो हिस्सा है उसका ताल्लुक़ इंडिया से भी है। इवोकेशन ऑफ इंडिया के नाम से यहाँ पर दर्शाया गया है इसको। यहाँ पर कुछ शिकारियों को दर्शाया गया है, लेकिन अभी हम लोग उस चीज़ को प्रॉपर नहीं देख सकते, शायद वक्त के साथ और ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो इस वाली दीवार पर तुर्किश गार्ड्स जो हैं उनको दर्शाया गया है। तो कुल मिलाकर इस कमरे के अंदर आपको 3 डिफरेंट कंट्रीज़ से रिलेशन इस साइड का मिल जाएगा। लेफ़्ट साइड में जब आप गेट से एंटर होंगे वहाँ पर इंडियन, यहाँ पर सामने फ्रंट साइड में तुर्किश, और बिल्कुल आप जस्ट राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर चाइनीज़ एम्परर्स को दर्शाया गया है। मेन एंट्रेंस से अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी साइड की तरफ, दूसरे गेट की दूसरे रूम के अंदर। तो बर्तन हैं, प्याले हैं, घड़े हैं, मटके हैं, जो उस समय इस रियासत में यूज़ किए जाते थे। बहुत कुछ आपको पूरे समरकंद के बारे में बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इनके वेपन्स हैं सरगोडियंस के, इसमें छोटे छोटे कीले से लेके बड़े नाइफ़ तक और खंजर तक शामिल हैं। कुछ सिक्के हैं शायद जो उस समय चलते थे, तो ये पूरे के पूरे यहाँ रख दिए हैं। जो इन्हें मिल पाए वो सारे के सारे इन्होंने यहाँ रखे हैं। फ़ारसी लोग जो थे, तो फ़ारसी लोग जब यहाँ पर थे तो उस समय आग जलाकर वो इबादत करते थे फ़ारसी लोग। तो उन्हीं की ये कुछ हिस्से हैं उस जगह के जहाँ पर वो इबादत किया करते थे आग जला के। तो ये इन्होंने तकरीबन 2nd या 3rd सेंचुरी के आसपास के, तो वो संभाल के यहाँ रखे हैं।
तो अभी मैं अफरोशियाब म्यूज़ियम से बाहर आ चुका हूँ। ये मेरे पीछे अफरोशियाब म्यूज़ियम है जहाँ पर मैं था। दोपहर के तकरीबन 12:30 के आसपास का वक्त हो चुका था बाहर निकलने में। तो बाहर गार्डन वगैरह है और उसमें छाँव भी है अच्छी खासी, तो हरियाली में थोड़ा सा आराम कर लिया। तो फाइनली मैं एक सेटलमेंट्स के पास आ चुका हूँ। बहुत सारे सेटलमेंट हैं पूरे इलाके में, ये कई किलोमीटर में फैला हुआ हिस्सा है, उसमें से एक सेटलमेंट के पास हूँ। ये जो छोटे छोटे आपको टुकड़े दिखाई दे रहे हैं मिट्टी की ये दीवारें जैसे, ये एक्चुअली में उस समय के जो उनके घर थे इस डायनेस्टी के, उनके ये बचे हुए हिस्से हैं। अब वो मिट्टी के ही मकान थे तो जाहिर सी बात है मिट्टी के ही हिस्से हैं। जब इनकी आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की, छटाई की, तो इन्हीं में वो सारी चीज़ें मिली हैं जो हमने म्यूज़ियम में देखी हैं। मैं आपको फ्लिप करके कैमरा दिखाता हूँ कि ये कैसे हैं। ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे खंडर जैसे मिट्टी के ऊंचे नीचे, ये सारे दीवार हैं। अब यहाँ पर एक इन्होंने अलग से यहाँ पर लिखा हुआ भी है इसके बारे में। एक्चुअल में ये क्या है, जो साउथ कोरिया है उसने मिलकर उज़्बेकिस्तान के साथ में इस साइट को ढूंढा है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि सफ़र अभी बहुत सारा बाकी है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको बोरियत से बचाने के लिए यहाँ पर करते हैं इसको फुल स्टॉप और इन अफरोशियाब की वादियों में थोड़ा सा मैं भी कर लेता हूँ आराम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। कुछ कहना हो या पूछना हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।